मानचित्रों का वर्गीकरण। यहां से सवाल पूछे जाते हैं। बोले वर्गीकरण में ही पूछ लें कि बिल्कुल पूछते हैं। वर्गीकरण के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से हम 3 भागों में बांट देंगे। एक तो किसके अकॉर्डिंग? मापनी के अनुसार, मापनी के अनुसार। दूसरा अगर हम देखेंगे तो किसके अकॉर्डिंग? स्थलाकृतिक लक्षणों के अनुसार, स्थलाकृतिक लक्षणों के अनुसार। और तीसरी जो बात करेंगे तो इसका मतलब रचना शैली के अनुसार। किसके अकॉर्डिंग? रचना शैली के अनुसार। तो यहां पर सबसे पहले रचना शैली की ही बात कर लेते हैं। रचना से हाँ, प्रकार्य के आधार पर लिख दें। प्रकार्य मतलब कार्य के आधार पर, प्रकार्य के आधार पर। रचना शैली के अंदर तो कुछ आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। यहां पे सिर्फ हम 2 नाम पढ़ेंगे, यानी एक तो गुणात्मक और दूसरा मात्रात्मक। जब हम वितरण मानचित्र की बात करेंगे तो हम आगे देखेंगे कि गुणात्मक मानचित्र कौन से होते हैं और मात्रात्मक मानचित्र कौन से होते हैं। मात्रात्मक मानचित्र वो होते हैं जिसमें मात्रा का बोध होता है। गुणात्मक मानचित्र होंगे उसके अंदर आपको मात्रा का पता नहीं चलेगा। आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये चीज है, लेकिन कितनी है ये नहीं पता। लेकिन इसके अंदर मात्रात्मक में आपको मात्रा का भी बोध होगा। जैसे आपको कोई सिंबल दिखाया, आपको कोई मंदिर दिखा दिया, मस्जिद दिखा दी, कोई जनसंख्या की बात कर रहे हो, कम या ज्यादा, ऐसे शैडो कर दिया, उससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन कितनी है ये इसमें पता नहीं चलेगा। इसमें सिर्फ आपको गुण का पता चल रहा है। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये ज्यादा है और ये कम है। तो मात्रा का बोध होगा वो आपके मात्रात्मक होंगे। जिसमें मात्रा का बोध नहीं होगा उनको अमात्रात्मक या गुणात्मक मानचित्र कहते हैं। हम यहां पे देखेंगे गुणात्मक मानचित्र कौन से हैं और मात्रात्मक मानचित्र कौन से होते हैं। अब इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मापनी के अनुसार अगर आप देखते हो तो मापनी के अनुसार हमें 2 प्रकार की बात करेंगे। एक छोटी मापनी के मानचित्र करेंगे और एक बड़ी मापनी के। तो बृहद मापनी कह दीजिए और दूसरा लघु मापनी कह दीजिए। बृहद मापनी, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा लघु मापनी, लघु मापनी। अब इसमें क्या होगा? बृहद मापनी के जो मानचित्र होते हैं उनको फिर हम 2 भागों के अंदर बांट सकते हो। 2 कौन कौन से होंगे? एक तो भू संपत्ति मानचित्र और दूसरा स्थलाकृतिक मानचित्र। भू संपत्ति मानचित्र हो गए और दूसरा स्थलाकृतिक मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्रों को हम अलग से पढ़ेंगे वैसे तो। फिर यहां पे लघु मापनी वाले हैं, उनको फिर 2 भागों में बांटेंगे। एक तो आप देखोगे दीवारी मानचित्र और दूसरा एटलस मानचित्र। बोले एटलस मानचित्र कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? जो एटलस में दिए गए होते हैं। बोले ओके, उत्तर हो। मानचित्रावली। एटलस क्या है? मानचित्रों का समूह ही तो है। हिंदी में उसको मानचित्रावली लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे छोटी मापनी के ऊपर बने होते हैं। ये सबसे छोटी मापनी के ऊपर। अगर आपको यूं दिखे, आपको दिखने में है बात करांगा अभी, तन्ने जी की छोटी लगेगी बा बड्डी होगी। हाँ, और तने बड्डी लगेगी बा छोटी होगी। आ ध्यान रखियो से है। तन सारी बड्डी लागे को नहीं। एक सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अब पढ़ी तू। 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 किलोमीटर।
कौन सी बड़ी लग रही है, कौन सी छोटी लग रही है? अब सीधी देखें तो निचली छोटी क्यों करे यार, 10 किलोमीटर तन तो बड़ी लगे 1 सेंट, अब छोटी लगने लगेगी, बस तो यही लगेगी। भू संपत्ति यानी ये कर्म से ही है, ये सबसे बड़ी मापनी है। कर्म से अगर मापनी के अकॉर्डिंग देखोगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। यानी यहां से यह बार बार आता है कि मापनी के अनुसार घटते क्रम में बताइए, तो घटते क्रम में बताओगे तो सबसे बड़ी भू संपत्ति मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्र, दीवारी मानचित्र और फिर उसके बाद में एटलस। एटलस के अंदर मानचित्र जब होते हैं ना, तब आपके सामने ऐसे, जरूरी नहीं है 10 किलोमीटर हो, विश्व का मानचित्र बनाना है 10 किलोमीटर बन जाओगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपने कह दिया 500 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर दिखा रहे, इसका मतलब सीधा ही 500 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 किलोमीटर, ऐसे आएंगे। और जब आपको खेत वगैरह की भू संपत्ति नाम से स्पष्ट है, इनको कैडेस्ट्रल मैप भी बोलते हैं, कैडेस्ट्रल और भू संपत्ति नाम से स्पष्ट है। हिंदी के अंदर अगर देखते हो, यानी जो आपकी भूमि से संबंधित जो संपत्तियां होती हैं उसको दिखाने के लिए हम इस मानचित्र को प्रयोग में लेते हैं। कई बार आता है पटवारी जी का नक्शा, ठीक है, खेत की सीमाएं, घर की सीमाएं, नगर पालिका के अंदर जो नक्शे होंगे वो कौन से मानचित्र होते हैं, तो फिर आपने बड़े समझ में कौन आया, भाई किसा मानचित्र होगा, एटलस में पा जाएगा, अरे एटलस में घटू पा जाओगे। अब थे खेत को नक्शो लेने जाओ और बैठे पटवारी जी ने कह दियो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, बोल मारो खेत ही गम गयो, 1 किलोमीटर में तो कहीं गया है, मार लो है कट है वो मंद बेरो बनी कट है। तो इसका मतलब भू संपत्ति, अब आपने तो भैया नगर पालिका के अंदर किसी के मकान का, कॉलोनी का आपने नक्शा देखा होगा, तो फिर ऐसे लिखा जाता है कि भाई 1 सेंटीमीटर बराबर आपने लिख दिया 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, ऐसे ही तो लिखोगे। यही लिख दियो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, मार लो प्लॉट गम गयो, गमे को था लो प्लॉट, क्योंकि मापनी थे छोटी कर दी, बोले छोटी का टकरी मैं तो बड्डी करी, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, बोले जदी तो पाओगे नहीं, बुकर तक सारा ही खत्म हो गया छोटी लागे बा बड्डी है। हाँ पेपर में ध्यान कर लियो, थाने जितनी छोटी दिखे नहीं, मतलब अब इतनी मोटी मापनी है। अब सोच लियो थे थारमू है, ध्यान आठों ही करना पड़ा ओके बस। तो अब ना 3 घंटा में ध्यान कर ली कि है, तो 2 साल बाद में और आ जाए पेपर, तो और है वो ध्यान ज्यादा जरूरी है। अच्छा फिर ध्यान को क्यों बंटे हो, तो कोई नहीं, हाँ तो फिर क्यों ध्यान करियो, ये टाइम खराब करियो ध्यान करके भी, ये कारण टाइम को सदुपयोग कर। भू संपत्ति मानचित्र से संबंधित आपको कैडेस्ट्रल मैप इनको बोलते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि भाई आपके खेत की, घर की, गांव की, इस प्रकार की अगर संपत्तियों को अगर आपको दिखाना है, तो फिर कौन से मानचित्र को काम में लेते हैं, भू संपत्ति मानचित्र को, कैडेस्ट्रल मैप को लेते हैं। यहां से लगभग प्रश्न आता ही आता है। फिर उसके बाद में दूसरी जो आप देखते हो स्थलाकृतिक वाले, इसमें क्या होता है, ये एक तरह से आप यूं कह सकते हो, वैसे तो वृहद मापनी का तो है, लेकिन वृहद मापनी के अंदर सबसे बड़ा तो भू संपत्ति हो गया, उससे छोटा यानी मध्यम टाइप की कह सकते हो। हालांकि मध्यम अलग से कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया कि बड़ी, सबसे बड़ी मापनी का 2 ही भागों में बांटेंगे। आप प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं, निम्नलिखित में से वृहद मापनी के मानचित्र हैं, तो आप 2 ही बताएंगे, केवल भू संपत्ति और स्थलाकृति। लघु मापनी का पूछे तो केवल 2 ही बताएंगे, दीवारी और एटलस। हाँ यूं पूछे कि सबसे छोटी कौन सी है, तो आप एटलस बताएंगे, सबसे बड़ी कौन सी है तो आप भू संपत्ति बताएंगे। इनमें क्या किया जा सकता है कि आप ये जो होती है ना, इसमें स्थलाकृतिक लक्षणों को दिखाया जा सकता है। टोपोसिट मानचित्र जो होते हैं, स्थलाकृतिक जो मानचित्र होते हैं 2 नंबर वाले, इनके अंदर आप यूं कह सकते हो कि स्थलाकृतिक लक्षणों को, बोले स्थलाकृतिक लक्षण कैसे, भाई कोई पर्वत है उसको दिखा दिया, कोई पठार है उसको दिखा दिया, कोई मैदान है उसको दिखा दिया, कोई जंगल है उसको दिखा दिया, कोई नदी है उसको दिखा दिया। इस प्रकार के जो उच्चावचीय और स्थलाकृतिक के जो सांस्कृतिक जो लक्षण होंगे, उनको प्रदर्शित किया जा सकता है। किसके ऊपर है,
स्थलाकृतिक मानचित्र हो। इसका मतलब हर एक बाउंड्री को आप नहीं दिखा सकते किसके ऊपर है, स्थलाकृति के ऊपर। दीवारी मानचित्र, दीवारी मानचित्र वही होते हैं जो दीवारों के ऊपर लटके रहते हैं, दीवारों के ऊपर। भारत को एक नक्शा ले और दीवार पर टांग सा, वो एटलस वाले से तो बड़े होते हैं। एटलस में तो आपने देखा कि बड़े से बड़ा इतना ही है। भारत का नक्शा अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा ही मिलेगा आपको एटलस में, और वही जब दीवारी की बात करते हो तो इतना बड़ा आपको मिल जाएगा। इसका मतलब दीवारी मानचित्र आ गए, जो दीवार के ऊपर हम टांग रहे हैं उसी के आधार पे बात आ गई। अगला उससे सबसे छोटा आपने देखा कौन सा हो गया, एटलस। ये किसके आधार पे किया, मापनी के आधार पर, पैमाने के आधार पर, स्केल के आधार पर वर्गीकरण किया। हाँ, टांगले रोका कौन है, तंगा कौन है तो यहाँ। हाँ, अब भू संपत्ति और देख बोली बात किसी करें, अब सुनियो वो आपकी जान में सियाणो हो रहे क्या भाई। भारत का नक्शा आपने एक राजनीतिक मैप, एक भू आकृतिक मैप आपने दीवारी मानचित्र के तौर पे यहां पे लटका दिया, और आपको मोटा मोटी चीजें यानी ऐसे समझ में आ गई कि यहां यहां ये राज्य हैं, ये दिखा दिया। अब तू तेरे ले पूरे देश के लोगों के खेत के नक्शे तेरे कमरे की दीवार पर किया टांगे गोरे। आप वो तो कठी टांग ले, आप तेरे माथे पर टांग ले, कौन रोका है ताकि टांगिया फिर भी ओ मारे हट है, एक किला कान पर टांग ले, वो तो प्लाट है, आ भैंस है, समझ गया, ओ मारे घर को नक्शो है, तो बेन कोई कौन रोके है? अच्छा है, ना ना पूछ लेनी चाहिए, गिरगिराट तो क्या काम को तो। ये लिखा मापनी के अनुसार बृहद मापनी और लघु मापनी। बृहद मापनी के ऊपर है भू संपत्ति और स्थलाकृति बात की, इसको कैडेस्ट्रल मैप भी कहते हैं। पहला प्रश्न ये हो गया कि कैडेस्ट्रल मैप किसे कहते हैं, भू संपत्ति, हिंदी अंग्रेजी के अंदर उसको कैडेस्ट्रल लिख दिया। सबसे बृहद मापनी के ऊपर दूसरा प्रश्न आपके सामने ये है, अर्थ क्षेत्रीय संपत्ति की पंजिका। बढ़िया और पेपर में क्षेत्रीय संपत्ति की पंजिका, खेत वगैरह क्षेत्र की जो हैं वो संपत्तियां जो हैं आपकी, उनको दिखाने का विवरण किस रजिस्टर के अंदर यानी किस में मिलेगा, भू संपत्ति के अंदर। उदाहरण के लिए पटवारी का नक्शा, बड़े पेपर में ये आता है, पटवारी का नक्शो क्या हम पास ही एटलस में पाओगे। फिर बाद में आगे एटलस में देखा, एटलस में तो कौन पाए, उत्तर गलत हो गया। मैं करो सारा ही नक्शा एटलस में पाओ, जो पटवारी और नक्शो ही पानते हो, पटवारी और नक्शो क्या पाओगे, भू संपत्ति मैप के अंदर। घर खेत की सीमाओं का प्रदर्शन, जैसे गांव का 1:4000, नगर का बना रहे हो 1:2000, इस बेस के ऊपर बनाते हैं खासतौर से। दूसरा आपने कह दिया स्थलाकृतिक मैप, मध्य मापनी यानी टोपोसिट, प्राकृतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को बड़ी मापनी पर प्रदर्शित, जहां उच्चावच, वनस्पति, परिवहन, बस्तियां आदि तो दिखा सकते हो, आप चिन्हित कर सकते हो ये गांव है। लेकिन गांव के अंदर जैसे आप गूगल मैप पर आजकल ढूंढे करो नहीं, ये हमारा घर है, घर की ये बाउंड्री है, ऐसे नहीं दिखाएगा ये हैं। बस ये तो मोटा मोटी आपको दिखा देगा कि ये गांव है और ये गांव के मुख्य सांस्कृतिक लक्षण हैं, और ये आपका यहां पे कोई नदी है, कोई रोड है, तो उसको दिखा देगा। दूसरा हमने बात की लघु मापनी की। लघु मापनी को दो भागों में बांट दिया, दीवारी मैप और एटलस मैप। सबसे छोटी मापनी पर है, बड़ी से छोटी मापनी का क्रम से 1 2 3 4 इस प्रकार से लिख दिया। आगे बात समझ, हमारा तो गुरुजी पहले ही आ गई। अब स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर, स्थलाकृतिक लक्षणों की मात्रा के अनुसार दो भागों में बांटेंगे। एक तो आएगा उच्चतादर्शी मानचित्र और दूसरा प्लेनिमेट्री मानचित्र कह दीजिए, मैप कर दीजिए। उच्चतादर्शी, इसमें स्थलाकृतिक लक्षण यानी उच्चावच का ही प्रदर्शन होता है, जिसमें आप हेस्यूर की बात करते हो, समोच्च रेखा की बात करते हो, तल चिन्ह की बात करते हो, बेंचमार्क की बात करते हो। बोले ए क्यों में हेस्यूर क्या होती है, समोच्च रेखाएं, ये तो आपने पढ़ी है।
समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। आपने बनाए थे कभी, किसी को थोड़ा बहुत याद हो रहा हो हैं? समोच्च रेखा की सहायता से आप उत्तल, अवतल, वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटियां ऐसे बनाई थी ना कहीं कहीं। चलो नए बनाए तो कोई बात नहीं। समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएंगे? समोच्च रेखा। आगे तो बनाई है। हाँ, यदि अनाड़ दाम है तो। दूसरा आपने देखा एस्चुर। एस्चुर क्या होता है? ऐसे खंडित रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। किसके द्वारा? खंडित रेखा। और इसमें क्या होता है कि उच्चावच और उसके ढाल का प्रदर्शन होता है। ये अगर मैंने यूं बनाई और दूसरा ये होगी, अब इससे ये पता चलता है, बिल्कुल कौन पता चले, ये कीड़ी सी चला दी। यहां पता चलेगा ढाल कम है क्योंकि खंडित रेखाएं दूर दूर हैं। यहां पता चल रहा है इसकी तुलना में ढाल और ज्यादा है, यहां पे पता चला कि इससे ज्यादा है। और ही ज्यादा पास पास में आ गई तो बोले ढाल बहुत तेजी है, काड़ो सोन लग गयो। समझ गए ना? खड़ा ढाल हो गया। तो ये इसलिए बनाई गई हैं। जो हेस्यूर जो होती है ना, वो हमें खंडित रेखाओं के द्वारा ढाल का प्रदर्शन एक तरह से किया गया, ऊंचा उच्च का प्रदर्शन किया गया। तल चिन्ह और बेंचमार्क दो शब्द आते हैं। जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तब आपको समुद्र तल से ऊंचाई ऐसे लिखी हुई मिलती है। कहीं पे 220 मीटर, कहीं पे 230 मीटर, कहीं पे 100 मीटर, कहीं पे 50 मीटर, कहीं पे 250 मीटर, जो भी होगा हर स्टेशन के अंदर आप देखोगे तो वहां पर लिखी हुई मिलती है सी लेवल से। आप यहाँ की अगर इस शहर की अगर बात देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको लिखी हुई मिलेगी कि समुद्र तल से ये इतना ऊंचा है। वो आपका क्या है? तल चिन्ह। लेकिन उस तल चिन्ह के ऊपर आपने कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी, कोई टावर खड़ा कर दिया, तो वो हाइट उसके साथ में जोड़ देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेंचमार्क। जैसे इस बिल्डिंग की आप यूं कह सकते हो, जैसे यहां की अगर इस शहर की अगर हाइट की बात करो तो हमने कह दिया कि 200 मीटर है। कितनी है? 200 मीटर। बिल्डिंग हो सकती है आपकी 5 मीटर ऊंची हो, तो इसका मतलब बेंचमार्क वाला जो बिंदु है वो कितना हो गया? 205 हो गया, जिसमें भवन, बिल्डिंग, टावर वगैरह उनकी ऊंचाई को साथ में ऐड कर दिया जाता है। तो उच्चतादर्शी मानचित्र की बात कर ली, इसमें उच्चावच का प्रदर्शन किया जाता है, सांस्कृतिक लक्षणों का, स्थलाकृतिक लक्षणों का प्रदर्शन किया जाता है। दूसरी ओर जो प्लेनीमीटर होते हैं, इसमें सांस्कृतिक और आर्थिक तत्वों का प्रदर्शन किया जाता है, स्थलाकृतिक तत्वों का नहीं। स्थलाकृतिक तत्वों का प्रदर्शन नहीं। हमने यहां पर बात की है कि स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर यहां जो वर्गीकरण किया ना, दो भागों के अंदर जैसे ऐसे बांटा। स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर दो भागों में आपने कौन से बांट दिए? एक तो कह दिया ऐसे, उच्चता दर्शी, और दूसरा प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर, ये जो उच्चतादर्शी हैं, इसमें इसमें फर्क क्या मिला आपको? प्लेनीमीटर में किसको दिखाया जाएगा? सांस्कृतिक और आर्थिक तत्वों को। कौन से? सांस्कृतिक और प्लस है आर्थिक तत्वों को। और इसमें उच्चतादर्शी के अंदर आप यूं कह सकते हो, उच्चावच वगैरह जो होंगे, स्थल के ऊपर जो उच्चावच हैं, उच्चावचों का, जैसे हम कह रहे थे ना कि वैश्यूर के द्वारा महीन और खंडित चीजों को दिखा दिया, समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है, तल चिन्ह के द्वारा ये दिखाया, बेंचमार्क के अंदर बिल्डिंग आदि की ऊंचाई को जोड़ दिया। तो इसका मतलब उच्चतादर्शी के अंदर आप उच्चावच को दिखा रहे हो, आप स्थलाकृति के उच्चावचों को दिखा रहे हो। जबकि प्लेनीमीटर जो होता है उसके अंदर सांस्कृतिक और आर्थिक तत्वों का प्रदर्शन किया जाएगा, इसमें उच्चावच का प्रदर्शन नहीं है, स्थलाकृतिक लक्षणों का प्रदर्शन इसमें नहीं। इसीलिए तो इसको दो भागों में बांटना पड़ा कि स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर एक में तो हमने दिखाया उच्चावच को, दूसरे में दिखाया सांस्कृतिक और आर्थिक तत्वों को। फिर हम देखेंगे प्रकारीय के आधार पर।
प्रकार्य के आधार पर यदि अगर आप बात करते हो तो आपके सामने ऐसे आएंगे। भौतिक मानचित्र, सांस्कृतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में आप देखोगे उच्चावच की बात की जाएगी, भूगर्भिक की बात की जाएगी, जलवायु की बात की जाएगी, मृदा की बात की जाएगी। और सांस्कृतिक के अंदर आप देखोगे राजनीतिक मैप, जनसंख्या का मैप, परिवहन का मैप, ये सारे आते हैं। अगर आपको काम किस उद्देश्य से बनाया गया, किस काम के लिए बनाया गया, हमारे सामने यहां से प्रश्न आ सकता है। यह भी एनसीईआरटी की बात है। निम्नलिखित में से भौतिक मानचित्र नहीं है, निम्नलिखित में से भौतिक मानचित्र नहीं है। उसने आपको दिया उच्चावच मानचित्र, भूगर्भिक मानचित्र, जलवायु मानचित्र और जनसंख्या मानचित्र। तो जनसंख्या मानचित्र कैसा है? सांस्कृतिक, यानी मनुष्य के द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं वो सांस्कृतिक चीजों के अंदर आएंगी, और प्रकृति प्रदत्त हैं वो किसके अंदर गई? भौतिक के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक मानचित्र नहीं है? राजनीतिक, जनसंख्या, परिवहन और मृदा। तो मृदा मानचित्र। तो इस प्रकार का यहां से प्रश्न पूछा भी गया, आगे पूछा जा सकता है। कौन कौन से भौतिक मानचित्र से संबंधित है? केवल 1, 1, 2, 1, 2, 3, इस प्रकार से होगा। और रचना शैली के आधार पर अगर देखोगे तो 2 प्रकार के मानचित्रों का जिक्र करेंगे। 2 प्रकार के मानचित्र कौन कौन से हो गए? गुणात्मक मानचित्र और मात्रात्मक। गुणात्मक मानचित्र के अंदर अभी हम बात कर रहे थे जिसमें केवल गुण का प्रदर्शन किया जाता है, और मात्रात्मक के अंदर मात्रा का प्रदर्शन किया जाता है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वितरण मानचित्र।